हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पीछे के क्लास में देख रहे थे कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ छोटा सा टॉपिक। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसी कैटलाइसिस में ही रिलेटेड हमको, मतलब कैटलाइसिस और कैटलिस्ट जो देख रहे थे उसी का जो है कि थोड़ा सा कुछ और पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी कैटलिस्ट का कैरेक्टर क्या है। कैटलिस्ट का कैरेक्टर देखने के बाद तब फिर हम लोग जाएंगे एंजाइम कैटलाइसिस, तो ये पार्ट भी खत्म होगा। तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट। It has following characters। पहला नंबर, any catalyst does not initiate any chemical reaction। कोई कैटलिस्ट जो है किसी रिएक्शन को प्रारंभ करने में भाग नहीं लेता है। मोस्टली, अधिकांशतः जो कैटलिस्ट का जो कैरेक्टर है, कैटलिस्ट का कैरेक्टर क्या है, तो सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करेगा। तो रिएक्शन के रेट को चेंज करेगा तो वो जाकर के जो है कि किसी भी रिएक्शन को प्रारंभ करने में मदद नहीं करेगा कि रिएक्शन को प्रारंभ करने जाएगा, ऐसी बात नहीं है। रिएक्शन को प्रारंभ करना उसके नेचर में नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन। बट in some cases catalyst help into initiation of chemical reaction एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जैसे H2 प्लस O2 विदाउट कैटलिस्ट नो इफेक्ट। लेकिन उसी H2 और O2 को प्लेटिनम ब्लैक के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हियर PT ब्लैक helps into initiation of this reaction।
मतलब नियमतः नहीं करता है, लेकिन रेयर केस में एकाध ऐसा केस है कि जिसमें वो कैटलिस्ट हेल्प करता है रिएक्शन को प्रारंभ करने में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली कैटलिस्ट रिएक्शन प्रारंभ नहीं करता है, प्रारंभ करने में भाग नहीं लेता है, परंतु कुछ स्पेशल केसेस है, कुछ रेयर केसेस है कि जिसमें रिएक्शन को प्रारंभ करने में मदद करेगा। तो यहां पर देख लिए एक्सेप्शन लिखिए। हो गया। दूसरा नंबर, नंबर 2, कैटलिस्ट changes rate of any chemical reaction, जो परिभाषा के अनुसार से ये क्या करता है, in which पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है increases rate of reaction, but negative catalyst decreases rate of reaction। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को घटा देता है। तो कैटलिस्ट का जो परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर हम लोग पाते हैं कि रिएक्शन के रेट को यह चेंज करने वाला है, रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला नहीं है। अगला नंबर 3, very small amount of catalyst is required for catalysis। कैटालाइसिस के लिए कैटलिस्ट का बहुत छोटा सा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 किलो 10 किलो लेंगे तब, मतलब स्टार्ट छोटा सा अमाउंट लेंगे जो कि हमको वही काफी है, और जितना अमाउंट लेंगे उतना अमाउंट हमको बचा ही रहेगा, अमाउंट कभी उसका चेंज होता नहीं है। लेकिन ज्यादा अमाउंट लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल में during decomposition of 10⁸ liter of H2O2, only 1 gram of colloidal solution
of PT is required। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 पर पावर 8 लीटर यदि हम H2O2 को लेते हैं डिकम्पोज करने के लिए प्लेटिनम का सॉल्यूशन, तो उसका कितना लेना पड़ेगा? ओनली 1 ग्राम लेना पड़ेगा। तो 10 पर पावर 8 लीटर एक मायने रखता है, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, और उसके लिए मात्र चाहिए कितना हमको? 1 ग्राम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैटलिस्ट का छोटा सा ही अमाउंट ही काफी है, अधिक अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन, अब यहां पर अपवाद भी है। कहता है फॉर होमोजीनियस ऑटो कैटेलाइसिस रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन हो कि जो होमोजीनियस है, ऑटो कैटेलाइसिस है, स्वतः प्रेरणा ले रहा है और साथ साथ होमोजीनियस है, समांगी है, सबका भौतिक अवस्था आपस में समान है, तो कहता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैटलिस्ट का बढ़ेगा तो रेट इसका बढ़ेगा, कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो रेयर केस में बहुत कम छोटा मोटा एक दो रिएक्शन ऐसा बैठाता है कि जिसके लिए जाकर के जो है कि बस कंडीशन यहाँ लगा हुआ है, होमोजीनियस है, समांगी है, ऑटो कैटलाइसिस है, मतलब कैटलिस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है। उसमें जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लिखिए इसको। हो गया? अगला नंबर देखते हैं और क्या क्या इसका कैरेक्टर है। चौथा नंबर, since we know that powdered catalyst has more surface area and number of free valency with respect to solid catalyst. So, powdered catalyst is more effective than solid catalyst.
सॉलिड कैटलिस्ट के तुलना में हम लोग जान रहे हैं कि पाउडर्ड कैटलिस्ट जो है, जो चूर्ण किया हुआ कैटलिस्ट है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, अधिक होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका जो है नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी जो चारों तरफ, जिससे कि वो जोड़ सके सबको अपने आप के साथ, अर्थात एडजॉर्बिंग पावर उसका बढ़ जाता है, एडजॉर्प्शन पावर उसका बढ़ जाता है। इस कारण से जाके जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्पत सॉलिड कैटलिस्ट। मतलब ये मान लीजिए कैटलिस्ट है तो इसका सरफेस एरिया अभी जितना है, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके एकदम पूरा महीन चूर्ण कर दें तो इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसके चारों तरफ एक्टिविटी वाला जो एरिया होता है, जहाँ की सब कुछ आके जुटे, जो एडजॉर्प्शन में बता चुके हैं हम लोग, तो वहां पर जाके एडजॉर्प्शन का पावर इसका बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा इस सॉलिड के तुलना में। अगला नंबर 5, a catalyst is specific in nature, that is, specific catalyst या ऐसा कह सकते हैं, एनी स्पेशल कैटलिस्ट catalyzes any special reaction, किसी विशेष प्रतिक्रिया को कैटलाइज करने के लिए कोई स्पेशल कैटलिस्ट का ही जरूरत पड़ता है। सॉरी, यहां पर कैटलिस्ट जोड़ दें। एनी स्पेशल कैटलिस्ट कैटेलाइजेज एनी स्पेशल रिएक्शन, कोई स्पेशल रिएक्शन के लिए किसी स्पेशल कैटलिस्ट का ही जरूरत पड़ता है, दूसरा कैटलिस्ट उसको कैटेलाइज नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए कि हम लोग यहां पर देखते हैं 2KClO3, अब यहां पर MnO2 देते हैं 2KCl + 3O2, लेकिन सेम रिएक्शन 2KClO3 2KCl + 3O2, अब यहां कोई अदर कैटलिस्ट लाते हैं तो इसमें नो इफेक्ट, कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे दूसरा N2 + 3H2, अब यहां पर यदि हम एफिल कैटलिस्ट लाते हैं तो 2NH3, इसमें रेट क्या होगा, इज इंक्रीज्ड। अब यही सेम रिएक्शन है N2 + 3H2, अब यहां पर जाकर के हमको कोई दूसरा कैटलिस्ट ले आते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर कुछ भी ले आए, Cu ले आए, अब यहां चाहेंगे कि ये कुछ प्रभाव डालेगा तो कहता है नो इफेक्ट। तो किसी स्पेशल रिएक्शन, कोई खास रिएक्शन के लिए खास कैटलिस्ट बना है कि हमको इसके लिए ये इसको रेट को चेंज कर सकता है, लेकिन दूसरा कोई कैटलिस्ट लेंगे तो रेट को चेंज नहीं करेगा। उसी प्रकार यहां पर जाकर के जो है कि इस रिएक्शन के लिए Fe कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कॉपर कैटलिस्ट लाएं या और भी कोई कैटलिस्ट लाएं तो कहता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्पेशली किसी रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। हमेशा सभी कैटलिस्ट सभी रिएक्शन में लागू नहीं कर सकते हैं, या किसी एक रिएक्शन में लागू नहीं कर सकते हैं, या सभी रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट लागू नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सो एनी वन कैटलिस्ट
can't be used for all reactions, and all catalysts can't be used for one reaction. एक प्रतिक्रिया के लिए सभी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल सभी प्रतिक्रियाओं के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में कैटलिस्ट हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, अर्थात स्पेशल नेचर का। किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, सभी रिएक्शन के लिए सभी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लिखिए इसको जल्दी से। हो गया? चलिए देखते हैं और आगे। अगला नंबर देखते हैं, नंबर 6। Catalyst does not effect on equilibrium position of any रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं डालता है। जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, अर्थात पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन जब आपस में बराबर हो जाता है, उस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को ये इफेक्ट नहीं डाल सकता है, since we know that at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, and K, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KF by KB, where KF equal to rate constant of forward reaction
and Kb equal to rate constant of backward reaction. तो दोनों का अलग अलग रेट कांस्टेंट है Kf और Kb। तो वैसे कंडीशन में ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसमें जाकर के जो है हमको कोई भी कैटलिस्ट लाएंगे तो कोई प्रभाव इसको डालेगा नहीं। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्थापित हो चुका है और दोनों का रेशियो ही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वैसे स्थिति में ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं सो एनी कैटलिस्ट, चाहे वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव, डज नॉट इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ Kf, Kb एंड K। न Kf, न Kb, न K किसी को भी इफेक्ट नहीं करता है। तीनों में से किसी का मान प्रभावित नहीं कर पाता है कैटलिस्ट। लिखिए इसको। 7वां नंबर, मास एंड chemical nature of any catalyst are not affected at the end of reaction। रिएक्शन के अंत तक में यदि देखें तो किसी भी कैटलिस्ट का मास जितना लेंगे उतना ही रहेगा और केमिकल नेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि जैसे मान लीजिए हम प्लेटिनम लिए तो प्लेटिनम जितना लिए उतना ही रहेगा और उसका नेचर जो प्लेटिनम का है वो लास्ट में भी यदि रिएक्शन खत्म होता है तो जैसे प्लेटिनम को मिलता है बाद में बचा हुआ तो प्लेटिनम का मात्रा भी कांस्टेंट रहता है और उसका केमिकल नेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन या उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बट सम फिजिकल नेचर like color, luster, चमक etc. of catalyst may be changed। केमिकल नेचर चेंज होगा नहीं, मास चेंज होगा नहीं, लेकिन कुछ फिजिकल नेचर जो है जैसे कलर वगैरह सब है या उसका चमक जो है ये सब भले चेंज हो सकता है लेकिन केमिकल नेचर और उसका अमाउंट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लिखिए इसको। हो गया। अब अगला तो ये सब कैरेक्टर हम कैटलिस्ट का देख रहे हैं और एक दो कैटलिस्ट और कैरेक्टर है सो देखते हैं हम लोग यहाँ पर।
नंबर 8, any catalyst is shape selective, yes, selective of product. This phenomenon of catalyst is called product selectivity. कोई कैटलिस्ट जो है मतलब रिएक्टेंट सेम रहेगा, अब वहां पर प्रोडक्ट अलग अलग बनाने के लिए अलग अलग कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब सेम रिएक्शन सेम रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट यदि हमको डिफरेंट बनाना लेना होगा तो वैसे कंडीशन में कैटलिस्ट भी हमको क्या होगा, डिफरेंट लेना पड़ेगा, तभी अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है। यदि हम कैटलिस्ट सेम ही रखेंगे तो कभी जाकर के हमको अलग अलग प्रोडक्ट का आशा नहीं कर सकते हैं, हमेशा तब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, CO + 3H2। अब यहां पर निकेल लेते हैं तो CH4 + H2O। अब यहां पर देखते हैं इसी में CO + 2H2 कॉपर ZnOCr2O3। तो यहां पर प्रोडक्ट बनता है CH3OH मिथाइल अल्कोहल। अब यही CO + H2 जब लेते हैं तो यहां पर कॉपर सिर्फ डालते हैं तो HCHO बनता है। अब यही CO, तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि इस ढंग का एग्जाम्पल में कि CO रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट, रिएक्टेंट सिमिलर, प्रोडक्ट डिफरेंट बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट डिफरेंट। तो कैटलिस्ट डिफरेंट लिए तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, हमको अलग अलग प्राप्त हुआ। तो सेम ही रिएक्टेंट हो लेकिन कैटलिस्ट जब चेंज किए तो ये प्रोडक्ट को भी चेंज हुआ। अर्थात ये कहता है प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी इसका कैरेक्टर है, प्रोडक्ट को चुन करके अपना काम करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन बना सकता है, किसके उपस्थिति में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये कैटलिस्ट का काम। मतलब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट सेम ही है, अब उसके बाद टीचर यदि अलग अलग चेंज करते हैं तो उसका जाकर के जो है कि अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है कि कौन सा टीचर किधर की ओर उसको प्रेरणा डालेगा, वो टीचर के कैटलाइजेशन पर डिपेंड करेगा, किस प्रकार से कैटलाइसिस का काम कर रहा है वो। तो सेम उसी स्टाइल में यहाँ भी हमको कि कैटलिस्ट यदि डिफरेंट लिए रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम बनेगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे ये C2H2 + 2H2। अब यहां पर डालते हैं PT प्लेटिनम 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C2H6 बनता है इथेन। अब इसी C2H2 को H2 डालें और यहां पर डालें PD BaSO4 तो C2H4 बनेगा। इसी प्रकार से C2H5OH को यदि यहां पर हम लोग Al2O3 डालते हैं तो अलग होगा।
और यहाँ C2H5OH है। अब यहाँ पर रेड हॉट कॉपर डालते हैं तो यहाँ पर H2 निकलेगा और यहाँ पर H2O निकलेगा। यहाँ C2H4 प्लस H2O, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर निकल रहा है। और यहाँ पर CH3CHO बनेगा प्लस H2, तो ये कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो सेम है, लेकिन कैटलिस्ट को जैसे चेंज किए वैसे ही प्रोडक्ट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी कैरेक्टर है कैटलिस्ट का, अर्थात प्रोडक्ट का कैसा प्रोडक्ट बनाना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको इसी रिएक्टेंट से इस कैटलिस्ट को लाएंगे तो वो उस मैंने वैसा प्रोड्यूस होता है कि कोई अगर हमको स्पेशली जाके जो है कि इंजीनियरिंग कराने के लिए स्पेशलिस्ट है, कोई जाकर के जो है कि नहीं उसको बीपीएससी की तैयारी कराने के लिए स्पेशलिस्ट है, तो कोई जाकर के यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए स्पेशलिस्ट। उनके पास जाने के बाद स्टूडेंट सेम ही रहेगा, उनको कंडीशन बताया जाता है कि आप वहां फलाने जगह जाओगे तो आप यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हो, फलाने जगह जाओगे तो बीपीएससी कंप्लीट, फलाने जगह जाओगे तो रेलवे कंप्लीट कर सकते हो। तो टीचर वहां पर उसी हिसाब से वहां कैटलाइज कर रहा है कि हमको उसको प्रोडक्ट बनाना क्या है। एक ही टीचर वहां पर सब उसको बना नहीं सकता है। तो जस्ट वही कंडीशन यहां भी है कि रिएक्टेंट सेम रहे, कैटलिस्ट यदि हमको डिफरेंट है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लिखिए हो गया। एक और देखते हैं, लास्ट catalyst is shape selective also. So it acts according to shape of its molecules for adsorption. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जियोलाइट का नाम सुने हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है where m equal to number of molecules of water of crystallization. एक्टिव मेटल्स है, लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम एटसेट्रा। N जो है वैलेंसी ऑफ मेटल, जो मेटल लिए हैं उसका वैलेंसी है। तो ये जियोलाइट जो है क्या है, एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पानी का शुद्धिकरण के लिए, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली, इसी के लिए फेमस है जियोलाइट। अब ये जाके इसका शेप सिलेक्शन का क्या तरीका है, एडजॉर्प्शन कैसे करता है, पानी को कैसे जाकर के जो है कि हार्ड से सॉफ्ट में चेंज कर देता है। कहता है इसका जो जियोलाइट के जो माने जो स्ट्रक्चर है ये खोखला टाइप का होता है, मतलब कुछ छिद्रयुक्त होता है। अब उसके छिद्र का साइज कितना से कितना तक रेंज का होता है, उसी आधार पर ये जाकर के वहां जो भी इम्प्योरिटीज है उसको एडजॉर्ब करता है। तो अपने शेप के आधार पर, अपने साइज के आधार पर, उसके मौलिक माने जो उसका जो छिद्र है, छिद्र के साइज के आधार पर देखते हैं इसको। सो इट एडजॉर्ब्स adsorbate having size 260 pm to 740 pm because of size of pores of zeolite is same, इसी साइज का रहेगा तब वो एडजॉर्ब करेगा। मतलब इतने साइज के पार्टिकल, चूंकि जो जैसे ये जियोलाइट है पानी का, इसमें छिद्र की साइज जो भी छिद्र है छिद्रयुक्त होता है, तो उसका साइज 260 पीएम से लेकर 740 पीएम तक का होता है। अब इसको पानी में डालेंगे तो उससे उतने साइज वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपना एडजॉर्ब कर लेगा, और एडजॉर्ब करके उसके इम्प्योरिटीज को हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पानी जो है हार्ड से सॉफ्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रकार से सिमिलरली मोबिल developed the MTG, methanol to gasoline, process in which ZSM-5 is used as catalyst. It changes methanol to hydrocarbon या कहें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। Having 6 or more carbons, 6 या 6 से अधिक कार्बन वाला जो है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर तैयार करता है ZSM-5। तो ZSM-5 जो है पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत सारा कंपटीशन में पूछा जाता है। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट इसका यूज कहाँ हो रहा है,
तो जाकर के कहता है कि यहाँ पर जाकर जब हम एमटीजी प्रोसेस में मिथेनॉल से गैसोलीन जब प्राप्त करते हैं, मिथेनॉल को जब या कोई अल्कोहल को जाकर हाइड्रोकार्बन में चेंज करना होगा, हमको इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग अलग रेशियो में ये जाकर के क्या करता है, अलग अलग जैसा आकार है उसके अनुसार से जाकर के जो है चेंज बनाता है अलग अलग हाइड्रोकार्बन, जिसमें 6 या 6 से अधिक कार्बन प्रेजेंट रहेगा। इसको लिख लें, तब उसके बाद इसका एग्जाम्पल देते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया? ये जियोलाइट से ही बना होता है, मैंने जियोलाइट का डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल के लिए 2 मिथेनॉल ZSM5, फिर इसी प्रकार से तो यहां बनता है डाइमिथाइल ईथर प्लस H2O। अब ये डाइमिथाइल ईथर प्लस CH3OH ZSM5 को लेने के बाद C6H12 प्लस 4H2O बनाएगा। अब उसी प्रकार से 3 मोलेकुल CH3OCH3 ZSM5 तो C6H12 प्लस 3H2O बनाएगा। तो दैट इज अर्थात अल्कोहल 2 हाइड्रोकार्बन्स, यही हुआ ZSM5, where ZSM5 क्या है, तो जियोलाइट मोलेकुलर पोरोसिटी नंबर 5, इसका फुल फॉर्म है। तो मतलब पोरोसिटी मतलब मैंने जो है कि हमको इसका जो मोलेकुल का जो साइज है, उसका जो छिद्र का जो साइज है, उसके मतलब यहाँ पर उसका छिद्र है, तो वो छिद्र का जो साइज है उस साइज के आधार पर जाकर के हमको यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट के आधार पर यहाँ पर सब सेम ही है, लेकिन उसका साइज यदि पोर का अलग अलग है तो अलग अलग प्रोडक्ट कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से आके हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है शेप सेलेक्टिव भी होता है, आकार को सेलेक्ट करके ही काम करता है। तो ये इतना सारा कैरेक्टर के साथ हम लोग देखे कैटलिस्ट को। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एंजाइम कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटेलाइसिस। थैंक यू।